बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप सबके लिए आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आई हूँ मैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि स्टडीज कैसे करें बजट में रह के, या पाकिस्तान में रह के, या पाकिस्तान से बाहर जाके हम लोग कम पैसों में किस तरह से स्टडीज करें और अपने फ्यूचर को कैसे सिक्योर करें। तो उन लोगों के लिए मैं आज का ये मॉर्निंग शो लेके आई हूँ, जिसमें हम लोग आपको बताएंगे कि आप एफएससी के बाद, इंटर के बाद या ग्रेजुएशन के बाद हायर स्टडीज के लिए किन किन मुमालिक में जा सकते हैं, और कौन कौन से स्टडीज करने के बाद आप कौन कौन से प्रोफेशन अख्तियार कर सकते हैं, पाकिस्तान की खिदमत किस तरह से कर सकते हैं, और हम अपने मुल्क को कैसे तरक्की की राह पे लेके जा सकते हैं। तो इसी हवाले से हमारे पास एक बहुत ही खास मेहमान आए हुए हैं आज। तो मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज हमारे साथ मौजूद हैं ईडन कंसल्टेंट के सीईओ डॉक्टर तैमूर अली अहमद, और जो कि पीएचडी एमफिल किया हुआ है इन्होंने। तो ये बैरून मुल्क स्टूडेंट्स को भेजते हैं स्टडीज के लिए। इनसे हम आज डिस्कस करेंगे कि इसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। इनकी टीम भी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर तैमूर अली अहमद, बेसिकली मैं इस पेशे से गुज़िश्ता 28 साल से मुंसलिक हूँ। फॉरेन एजुकेशन कंसल्टेंसी हमारी बेसिक जो है रूट है, जिसको हम अंडर द नेम ऑफ ईडन्स कंसल्टेंट कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं राशिद महफूज, ही इज़ द ब्रांच हेड ऑफ ऑल पाकिस्तानी ब्रांच इन पाकिस्तान, और कसूर के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद है हाफिज शाकिर साहब, मुख्तार शाकिर साहब। तो आज हम यहाँ पर इसलिए मौजूद हैं कि हम लोगों को स्पेसिफिकली कसूर के लोगों को अवेयरनेस दें थ्रू चैनल 49, ताकि लोगों को पता लगे कि अपने बच्चों को उन्होंने आला तालीम के लिए आफ्टर एफएससी, बीएससी और मास्टर्स कैसे भेजना है। क्योंकि ये जो बच्चे हैं हमारा मुस्तकबिल हैं, और इस वक्त दुनिया ग्लोबलाइजेशन की तरफ मूव कर रही है, और इस ग्लोबलाइजेशन इरा में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to give the right understanding and right information to our new generation. So because I am here for the different questions to answer the different questions, तो अब हम इसके साथ आगे मूव करेंगे, और ये हमारी जो होस्ट हैं ये हमसे डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगी, और फिर हम इसको आगे लेके चलेंगे। डॉक्टर तैमूर साहब, आप सबसे पहले ईडन कंसल्टेंट का तारुफ करवाएं। नाज़रीन को बताएंगे ईडन कंसल्टेंट क्या है। ईडन कंसल्टेंट की बुनियाद 1998 में मैंने व्हेन आई वेंट फॉर माय मास्टर्स इन स्वीडन मास्टर्स के दौरान ही मैंने इसका प्लान सोचा कि मैं इसको इनिशिएट करूंगा। अपने तमाम जो यूईटी के फेलोज, जो मेरे यूईटी की क्लास फेलोज हैं, मेरे सीनियर्स हैं, मेरे जूनियर्स हैं, उनको मैं इंस्टिगेट करूंगा, उनको गाइड करूंगा कि कैसे चलना है। तो इसकी बुनियाद 1998 में रखी, और तब से लेके अब तक अल्लाह का शुक्र है हजारों स्टूडेंट्स स्वीडन, जर्मनी, डेनमार्क, हॉलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, इटली, फ्रांस, बेल्जियम, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया, तुर्की हम भिजवा चुके हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है जो लोग इस दौर में गए हैं आज दे आर द नेशनैलिटीज होल्डर, उनके बच्चे मीन दे आर स्टडिंग इन ओए लेवल्स एंड हायर क्लासेस। So this is the shortest description of Eden's consultant. तो इसके लिए स्टूडेंट्स की कम से कम कितनी तालीम होनी चाहिए बाहर जाने के लिए, मतलब क्या पढ़ा हो? फॉरेन एजुकेशन के लिए बच्चों की जो मिनिमम तालीम है वो एफएससी, बीएई, बीकॉम, आईकॉम, दिस इज द मिनिमम तालीम, मिनिमम एजुकेशन। मगर कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो आपको ओ लेवल्स के बाद भी ले लेती हैं और मैट्रिक के बाद भी ले लेती हैं। और ये कंट्रीज कौन सी हैं? इनमें आपके पास यूके आ जाता है, इनमें आपके पास मलेशिया आ जाता है, यानी वो ममालिक जो फाउंडेशन ईयर प्रोवाइड करती हैं। वरना अमूमी तौर पे ग्लोबल कॉन्सेप्ट ये है कि एफएससी के बाद और ए लेवल्स के बाद बच्चा बैचलर्स में जाता है। लेकिन अगर कोई बच्चा आफ्टर मैट्रिक जाना चाहता है तो देन उनको यूके और मलेशिया फाउंडेशन ईयर ऑफर करते हैं। यानी कि ये तालीम पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी कंट्री में एग्जैक्टली। और बाज़ का देखिए सिर्फ तालीम नहीं होती, बजट इज अ वाइटल। माय पेरेंट्स बजट कितना यूटिलाइज करना चाहते हैं, और बच्चा कौन सी तालीम के लिए जाना चाहता है, और किस शोबे में जाना चाहता है, और किस शोबे की डिमांड किस मुल्क में ज्यादा है। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं।
ہمارے پاس اسٹوڈنٹ کو آنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنے اس 28 سالہ تجربے کی بنیاد پہ اس کو پراپر گائیڈنس دیتے ہیں اور اس کو سمجھاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح کن کن مراحل سے گزر کے اس تک پہنچنا ہے. اوکے کچھ یہ کمپنیز جو ہیں وہ فراڈ کرتی ہیں, پیسے لے لیے اسٹوڈنٹ سے بھیجا نہیں, یا پھر وہ کہتے ہیں آپ کی پرابلمز آ رہی ہیں, ویزا نہیں آ رہا. تو اس طرح کے جو فیک لوگ ہوتے ہیں, اس طرح کی فراڈیوں سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے؟ بیسکلی دیکھیں اس کو ہم اس طرح ڈسکس نہ کریں, اس کو میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کرتا ہوں. جی جی دیکھیں تالی کبھی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی. جی ہمارا بچہ بھی اپنی تعلیم کی کمی کے ساتھ کنسلٹنٹ کے پاس پہنچتا ہے. جی ٹھیک ہے, جب ہم اپنا ویک پوائنٹ کسی کو دیتے ہیں دین اس کے پاس مارجن ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ پلے کرے. اگر بچے کا آئلز ہے, اگر بچے کا بجٹ پورا ہے, اگر بچے کے مارکس اچھے ہیں, دین میرا نہیں خیال کوئی بھی کنسلٹنٹ سمپل کیس کو کمپلیکس کیس کرے گا. جی ٹھیک ہے, اور اس میں چھوٹا سا فینومینا بتا دیتا ہوں, اس کو انڈرسٹینڈ کریں. دیکھیں یونیورسٹی کی فیس آپ کبھی کنسلٹنٹ کو نہیں پے کریں گے. یونیورسٹی کی فیس آپ اپنی انوائس کے ذریعے ڈائریکٹ یونیورسٹی میں پے کریں گے. آپ کو کیا ضرورت ہے یونیورسٹی کی فیس پے کرنے؟ کنسلٹنٹ کا کام ہے ایڈمیشن کروانا اور ویزا پروسیس کرانا. وہ اپنی سروس فیس چارج کرے گا. اس کی جو آپ سے سروس فیس طے ہوئی ہے وہ آپ اس کو پے کریں. باقی جو بھی آپ کی یونیورسٹی کی فیس ہے, آپ کی ایمبیسی کی فیس ہے, آپ کی اور بھی کسی قسم کی کوئی میڈیکل کی فیس ہے, آپ ان کمپنیز کو دیں. فالو کریں, دین پھر یہ چیز رہ ہی نہیں جاتی کہ کوئی آپ کو مس گائیڈ کرے یا فراڈ کرے یا مس لیڈ کرے. نہیں, اصل میں نا قصور کی عوام میں اتنی اویئرنیس ہی نہیں ہے. جیسے کہ آپ نے یہ ایڈنس کنسلٹنٹ بنایا ہوا, میں نے آج فرسٹ ٹائم سنا ہے, یہ اتنا پرانا ادارہ ہے لیکن نہیں پتا تھا. اللہ کا شکر ہے ہماری بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا تو وہ اس طرح سے جا کے غلط جگہ پہ پھنس جاتے ہیں. بیسکلی وہی بیٹا میں وہی بات آپ کو گائیڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اویئرنیس اور انڈرسٹینڈنگ آج آپ کے پام میں, آپ کے ہاتھ پہ دنیا کی ساری انفارمیشن آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ ود ان نو ٹائم ہر چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہو. اب ہماری اسی وجہ سے قصور کی عوام کو اب لے کے کہہ رہی, قصور کی عوام بڑی سمپل اور سادی ہے. میں بھی میرے ننیال قصور سے, میں یہ اسی لیے ہم نے قصور میں سٹی 49 جو ہمارا چینل ہے, ہمارا آفس اس کے بالکل قریب ہے. ٹھیک ہے, اگر کسی کو بھی قصور میں اور قصور کے گرد و نواح میں کسی کو بھی, بیکاز دیر آر ہنڈریڈز آف ولیجز اراؤنڈ, انفارمیشن چاہیے, دے آر ویلکم ٹو دا ایڈنس کنسلٹنٹ آفس اینڈ دے ول گیٹ دا رائٹ انڈرسٹینڈنگ. ٹھیک ہو گیا. اب یہ میں راشد محفوظ صاحب سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ ایڈمیشن وغیرہ کرتے ہیں بچوں کے, تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں ریکوائر ہوتی ہیں, کس بیسس پہ آپ ایڈمیشن کرتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ, آپ نے ایک بہت ہی ٹیکنیکل کویسچن پوچھا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت ساری باتیں بتا دی ہیں. لیکن جب ایڈمیشن کی بات آتی ہے تو میں اپنے جو بھی ناظرین مجھے دیکھ رہی ہیں, ایڈمیشن کا جو مرحلہ ہوتا ہے بہت ہی ٹیکنیکل ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, بچہ اپنی کوالیفیکیشن کے ساتھ اور اپنے مارکس کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہوتا ہے کیا, آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں ہمارے جو مارکس ہیں 100 یا CGP اس طرح مینٹین کرتے ہیں. اس میں بڑی چیزیں میں آپ کلیئر کرتا جاتا ہوں. جن بچوں کے مارکس 65% ہیں, دیکھیے ان کے لیے آپشن آپ کہہ سکتے ہیں 100 میں سے 60% ہوتی ہیں کہ اپنی چوائس کے پروگرام میں جائیں. ٹھیک ہے, اگر جس طرح مارک وہ 70% یا 80% یا ان کا CGP کو لے, اگر وہ 3 یا ابو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور ساتھ وہ اپنے انگلش کی ریکوائرمنٹ جیسے IELTS ہے یا PT ہے یا ادر انگلش لینگویج جو انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل ہے, وہ کمپلیٹ کرتے ہیں, تو اس میں ان کے لیے لاٹس آف آپشن, کیا ہزاروں آپشن ہے. اپنی مرضی کے پروگرام میں, اپنی مرضی کی یونیورسٹی میں, اپنی مرضی کی لوکیشن پہ جا سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ان کو یہ ہم نے گائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ جو ان کی کون سی کنٹری کی ڈاکومنٹیشن ہے اور وہ آپ نے کس طرح کی اٹیسٹیشن کروانی, اور کون کون سا گورنمنٹ کا ادارہ ہے مجاز ہے, لائک جیسے آپ کے میٹرک اور انٹر ہوتے ہیں, وہ آپ کا IBCC یعنی کہ آپ کا کنسرن بورڈ پہلے اس کی ویریفیکیشن کرتا ہے, پھر آپ IBCC کرتے ہیں. بیچلر سے لے کے PhD تک جتنے بھی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے اس کی ٹیسٹیشن وہ آپ کا HEC یعنی کہ ہائر ایجوکیشن ٹیسٹ کرتا ہے. ساتھ آپ کا موفا, یہ کنٹری کی ریکوائرمنٹ کرتے ہیں. یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں جب بچہ ہمارے پلیٹ فارم پر آتا ہے, یعنی کہ اس کی فائل, اس کی کیریئر کاؤنسلنگ سے لے کے اس کی فائل کے تیار ہونے تک اور اس کے ویزا فائلنگ اور وہاں اس کی ٹریولنگ تک جتنا بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے, ہم نہ صرف اس کی کیریئر کاؤنسلنگ, اس کی فیوچر کاؤنسلنگ, اس کے جو بھی سکلز انٹرپرسنل ہوتی ہیں اس کو بھارتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ساتھ اس کو اس قابل کرتے ہیں جب وہاں جا کے اس کنٹری کے پلیٹ فارم پہ سٹینڈ کرتا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں وہ ایک پراپر ایک مہذب شہری کو پڑھے لکھے اسٹوڈنٹ کے طور پر ہمارے پاکستان کو پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے.
नाजरीन अभी टाइम हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। जकी ब्रदर्स की फखरिया पेशकश। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम हाफिज मोहम्मद मुख्तार शाकर साहब से डिस्कस करते हैं। ये कसूर के हेड हैं, यहाँ पे कसूर के एरिया को ये लीड कर रहे हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि स्टूडेंट्स बैरून मुल्क ही क्यों जाएं, वो पाकिस्तान में रह के क्यों नहीं ये वाली स्टडीज करें? शुक्रिया मैम, बहुत आपके C49 के तवज्जो से हम चाह रहे हैं कि इलाके के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये अवेयरनेस दी जाए। देखिए, तालीम एक ऐसा शोबा है या एक ऐसी जरूरत है इंसान की कि जो माँ की गोद से लेके गोद तक हम उसको हासिल कर सकते हैं। हम अगर थोड़ा सा जायजा लें तो हमारे बहुत सारे लीडर्स हिस्ट्री में, तो हम उनके बारे में पढ़ते हैं। अल्लामा इकबाल हैं, जैसे आज कायद-ए-आज़म डे है तो हम उसको देखते हैं कि वो बाहर से पढ़ के आए हैं। अल्लामा इकबाल बाहर से पढ़ के आए हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे देखा जाता है कि हायर एजुकेशन के लिए जितनी रिसर्च दुनिया में इस वक्त हो रही है और जिस लेवल की एजुकेशन दुनिया में दी जा रही है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के सिस्टम में बैठकर बात करें, बहुत अच्छी एजुकेशन, यहाँ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी जितना रिसर्च का काम, जितना मेडिकल के शोबे में, जितना टेक्नोलॉजी में दुनिया में काम हो रहा है, हमारे स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो वहां से सीख कर आए। और सीखने के बाद हम ये चाहते हैं, हमारा ये पर्पस होता है, हम बच्चों को ये भी गाइड करते हैं कि असल आपका मुल्क ये है, आप वहां से पढ़ कर आए, जैसे पहले हीरोज ने यहाँ वहां से तालीम हासिल करके अपने मुल्क को, अपनी कौम को तरक्की दी है, इसको ऊपर लेकर गए हैं। तो हमारा स्टूडेंट भी हम चाहते हैं कि बाहर से पढ़ के आए और टेक्नोलॉजी सीखे और इसके अलावा साइंस और मेडिकल के उलूम सीखे। और इसमें तो आप देखें कि हमारी सीरत भी हमें यह रहनुमाई करती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में गया तो उनसे कहा कि आप दूसरे लोगों की जुबान सीखें ताकि फनून सीखें, उलूम सीखें। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा स्टूडेंट जो है वो न सिर्फ पाकिस्तान की सतह पर अपनी एजुकेशन को मुकम्मल करे, हायर एजुकेशन के लिए, और मजीद इसको साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है आज, तो ये बाहर जाए, दूसरी दुनिया को देखे और पढ़कर वापस आए। वापस आने के बाद यहाँ अपनी कौम और मुल्क की तरक्की के लिए काम करे और किरदार अदा करे। आने के बाद उस लेवल की जॉब नहीं मिलती, फिर वो यही कहते हैं कि हम वहां पे जाकर कड़ी जॉब। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ा, मैं माजरत के साथ, ये हमारे लिए बदकिस्मती है कि जो हमारा टैलेंट बाहर जाकर, हम ये नहीं कहते जाया हो रहा है, बल्कि यह कि इंसानियत को, वो इंसानियत की खिदमत कर रहा है बाहर में ना। लेकिन अगर वही टैलेंट को हम अगर इसको पाकिस्तान में यूज करें, उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दें, उनको इस्तेमाल करें, तो हमारा पाकिस्तान यहाँ से बहुत आगे जा सकता है। जी बिल्कुल, हम दुनिया के एक बहुत तरक्की याफ्ता मुमालिक में शुमार हो सकते हैं अगर यहाँ पे उसको अपॉर्चुनिटी दी जाए। ये एक बहुत बड़ा मतलब कि इसमें डिस्कशन की जरूरत है। निज़ाम तलीम हमारा क्या है और इसमें कहाँ कहाँ मसाइल हैं, तो क्यों हमारा स्टूडेंट वहां से बाहर जाकर वापस नहीं आना चाहता, तो ये एक बड़ी लंबी डिस्कशन है। फिलहाल तो यही गुजारिश है स्टूडेंट से मैं करूंगा कि वो वापस आए और अपने मुल्क और कौम की खिदमत करें। जी, स्टूडेंट्स को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है बाहर जाने के लिए, बाहर की स्टडीज के लिए? अभी जैसे राशिद साहब और डॉक्टर साहब ने बात की है कि स्टूडेंट अगर उसके पास अवेयरनेस है, उसको शऊर और आगाही है कि मुझे किन किन मराहल से गुजरना है, तो फिर तो उसके लिए कोई मुश्किलात नहीं है। अगर वो कॉम्प्लिकेटेड मसाइल को शिकार हो गया है, उसकी अपनी थिंकिंग नहीं है, वो उसके अपने मसाइल हैं और वो सही मानों में फॉलो नहीं करता। समटाइम ये होता है कि स्टूडेंट फॉलो नहीं कर रहा होता है, बस वो रहनुमाई लेना नहीं चाह रहा होता है। उसे बहुत सारी चीजें यूट्यूब से, सोशल मीडिया से कलेक्ट की होती हैं। अब वो उनकी ऑथेंटिसिटी क्या है, वो उसमें कितनी ऑथेंटिक चीजें हैं, वो उसमें उसको नहीं देख रहा होता है। उसको चाहिए कि अपने एक अच्छे कंसल्टेंट के पास जाए, वो वहां से काउंसलिंग करवाए, वहां पे रहनुमाई ले, तो उसके लिए कोई मसाइल नहीं है। जैसे राशिद साहब भी कह रहे हैं, जैसे जैसे उसके ग्रेड ज्यादा है वैसे जैसे उसके लिए आसानियां हैं, तो उसको अच्छे कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए और उससे रहनुमाई लेनी चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। जब वो फॉलो करेगा तो उसके लिए कोई मसाइल नहीं। जी तैमूर साहब, आप ये बताएं कि कौन कौन से ममालिक में स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी दी जाती है, या स्कॉलरशिप के लिए क्या चीजें होनी चाहिए स्टूडेंट्स के पास कि वो स्कॉलरशिप हासिल कर सकें? ओके, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो स्कॉलरशिप का वर्ड है, दुनिया का हर मुल्क, हर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देता है। मतलब स्कॉलरशिप के आगे फर्दर टाइप्स हैं। अच्छा, नंबर 1 पार्शियल स्कॉलरशिप। पार्शियल स्कॉलरशिप दुनिया की हर यूनिवर्सिटी देती है।
इट्स बीन अगर कहीं 10,000 15,000 यूरो पाउंड डॉलर फीस है तो 2 3 4 5,000 यूरो पाउंड डॉलर वो उसके मुताबिक जो स्टूडेंट के मार्क्स होते हैं, उसके आईएलटीएस के मार्क्स होते हैं, उसके सैट या जीआरई का स्कोर होता है, उसके मुताबिक उसको स्कॉलरशिप डिलीवर कर देते हैं। अच्छा। दूसरा स्कॉलरशिप है कि बच्चा चाहता है कि मुझे फुल स्कॉलरशिप मिल जाए, मतलब मेरी स्टडी फीस ना हो, बाकी अपना ब्रेड एंड बटर अपनी ट्रैवलिंग में मैनेज कर लूंगा, तो उनके लिए आपके पास जर्मनी है, आपके पास ऑस्ट्रिया है, आपके पास इटली है, दीज आर द डेस्टिनेशन। तीसरा स्कॉलरशिप उसको कहते हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप। अच्छा। अभी जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है इसमें सबसे टॉप पे आपका शेवरन स्कॉलरशिप है। अच्छा। ठीक है, आपका फुल ब्राइट अमेरिकन स्कॉलरशिप जिसको हम सदियों से जानते हैं, ठीक है, उसके बाद आपका शेवनिंग स्कॉलरशिप है, उसके बाद आपका अरास्मस मंडस है, ठीक है। दीज आर सम नेम्स बट दीज आर मोर देन 10 और 20 ओके फॉर ग्लोबल पीपल। आप इन स्कॉलरशिप्स को ग्लोबली फॉलो करते हो, इनके मुताबिक अपने आप को प्रिपेयर करते हो। पाकिस्तानी स्टूडेंट या हमारा एसोसिएशन मसलन इंडिया, बांग्लादेश या श्रीलंका स्टूडेंट कहाँ लैग करता है, ये लैग करता है कि ये अपने बैचलर्स पे सिर्फ स्टडीज में फोकस करता है, अपनी स्कॉलरशिप पे फोकस नहीं करता। जबकि जब स्टूडेंट बीएस लेवल पे अपनी स्टडी स्टार्ट करता है उसको चाहिए अगर इन स्कॉलरशिप्स के लिए उसने काम करना है तो वो जीआरई और जीमैट की प्रिपरेशन शुरू कर दे, ठीक है। उसके साथ साथ अपने आप को ग्लोबल इंग्लिश में बहुत बेहतर करे। Once he will be the best in English, once he will be the best with the GRE or GMAT score, he can achieve the following scholars के जो मैं आपको बता चुका हूँ, मसलन अरास्मस मंडस, ठीक है, शेवनिंग, शेवरन, उसके बाद आपके पास फुल ब्राइट, ऑस्ट्रेलियन स्कॉलरशिप विच इज वेरी रिनाउंड, ठीक है, और उसके बाद यूरोपियन के अपने भी बहुत से स्कॉलरशिप्स हैं, ठीक है, और उसके बाद यूनिवर्सिटी इंडिविजुअल स्कॉलरशिप्स भी देती हैं, ठीक है, पीएचडी लेवल पे भी और मास्टर्स लेवल पे भी। और दूसरी बात जो मैं हैरान हूँ, पाकिस्तान में थोड़ा सा रिसर्च को एनहांस करना होगा। ये चीजें बायोलेटरल है, सिर्फ बेचारे स्टूडेंट का नहीं, जिस सिस्टम में हम तालीम हासिल कर रहे हैं उस सिस्टम को भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव करना होगा। कैसे कि स्टूडेंट को बैचलर्स लेवल पे इंटरनेशनल पेपर्स लिखवाए जाए, उनको रिसर्च करवाई जाए। हमारे अब जिला कसूर के कई बैचलर्स यहाँ पर कॉलेज करवा रहे हैं, बीएससी करवा रहे हैं, फिजिक्स करवा रहे हैं, मैथ्स करवा रहे हैं। हाफिज साहब के तवस्सुत, सीडेंस कंसल्टेंट के तवस्सुत से मेरे पास वो केसेस आए जब मैंने देखा बच्चों ने कोई रिसर्च ही नहीं की, देयर इज नो रिसर्च पेपर। उन्होंने कहा जी हमने एडिशनल सब्जेक्ट पढ़े और हमने डिग्री 4 साल की पास कर ली। अब वो बच्चा जब वो ये चाहता है कि मुझे स्कॉलरशिप मिले तो उसके लिए कोई जगह नहीं। और उसके बाद हमारे पास जो हमारा हमसाया नेबरिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट मीन पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, आपके पास चाइना से बहुत बच्चा स्कॉलरशिप पे मास्टर्स और पीएचडी करता है। अगेन कल रात में एक चाइना स्कॉलरशिप में ही बैठा हुआ था। I mean it was, अब चाइना एक और काम कर रहा है, मैं आप सबको बताते चलूं, मीन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर माई कसूरी पीपल्स दैट कि चाइना अपना मेडिकल का पहला साल पाकिस्तान में स्टार्ट करवा रहा है। अच्छा। HSK 3 and HSK 4. What is HSK 3 and 4? HSK 3 and 4 is the language, Chinese language. Okay. क्योंकि बच्चों ने वहां पर एमबीबीएस के दौरान क्लिनिकल करना होता है, तो क्लिनिकल के लिए जब वो बच्चा प्रैक्टिस के लिए इंडस्ट्री में यानी कि डॉक्टर और मीन पेशेंट के दरमियान राब्ता करना है तो किस तरह करेगा, कम्युनिकेशन ऑफ मॉड क्या होगा, चाइनीज तो इंग्लिश नहीं जानते यूजुअली, तो उस दौरान HSK 3 और 4 प्रॉब्लम कर देता है। पाकिस्तानी बच्चा जब यहाँ से जाता है तो उसको लाखों रुपए देने पड़ते हैं वहां पर HSK 3 और 4 की। तो चाइना ने कहा है कि ये लैंग्वेज पाकिस्तान नहीं करनी, ठीक है, पाकिस्तान में इस लैंग्वेज करने से आपका पैसा बच जाएगा। बाकी मास्टर्स के लिए, प्री इंजीनियरिंग के लिए देयर आर मेनी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल अराउंड, ठीक है, जिन स्कॉलरशिप को हासिल करके हमारा बच्चा लर्न और अर्न कर सकता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि बच्चे को ये काम या बच्चे के वालिदैन को काम, अगर वो बच्चे को FSC के बाद यानी कि बैचलर्स पाकिस्तान में करवाना चाहते हैं तो वो गाहे बगाहे अंडरस्टैंडिंग के लिए डिफरेंट ओरिएंटेशन से डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे स्कॉलरशिप को अंडरस्टैंड करना चाहिए और उसको तैयार करना चाहिए। अगर बच्चा बेरोने मुल्क जाता है स्टडीज के लिए तो वहां भी साथ मुलाजमत भी कर सकते हैं। अभी ग्लोबली हर बंदा को इजाजत है, राइट है, बिकॉज देखिए अब यहाँ पर डिफरेंट ऑफ रेशो है। पाकिस्तान का 1 रुपया और यूके का 365 पाउंड, यानी कि आपके वालिद साहब 365 रुपए कमाए और अपनी बेटी को वहां पर $1 या $1 या €1 भेजे, दैट इज हॉरिबल।
सो मीन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर कंट्री के एक रूल है। यूके आपको हफ्ते में 20 घंटे अलाउड करता है, यूएसए की डिफरेंट पॉलिसी है, कनाडा की डिफरेंट पॉलिसी है, शेंजन की कई ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर कोई टाइम है ही नहीं लिमिट, आप जितना मर्जी रन करें। और उन सिस्टम्स में हमारे स्टूडेंट के लिए और ग्लोबल सिस्टम के अंदर तमाम कंट्रीज के स्टूडेंट्स के लिए प्रिविलेंस है कि वो जॉब कर सकता है। अब यहाँ पर एक टेक्निकल पॉइंट आ जाती है, जो बच्चे यहाँ पर भी लेजी होते हैं, या मीन दे आर नॉट एक्टिव, तो वो वहां पर भी जाके लेजी रहते हैं। तो अब आपको कनाडा की एक मैं मिसाल देता हूँ। कनाडा में सर बेसिकली क्या है कि तमाम स्टूडेंट्स आफ्टर 6th क्लास दे आर सपोज टू वर्क मंथली फॉर 4 to 5 days। इवन मेरी सिस्टर अपनी कनाडा में है, उसके बच्चे आफ्टर 6th और 8th ग्रेड वो जॉब करने जाते हैं। बच्चों के अंदर अवेयरनेस, लेकिन पाकिस्तान के एक ऐसा सिस्टम है, पाकिस्तान में मास्टर तक वो जो दे यूज्ड टू बी डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स, स्टडीज करनी है। मीन ऐसा दुनिया में कुछ नहीं है। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट कहीं भी दुनिया में जाएगा, दे वेलकम अस, और वो जॉब कर सकता है या कर सकती है अकॉर्डिंग टू द लिमिट्स ऑफ द टाइम। नाज़रीन, अभी टाइम हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ज़की ब्रदर्स की फखरिया पेशकश, बिजनेस क्लास डाइवो एक्सप्रेस, कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी, पुरसकून माहौल, आरामदेह, तेज तर और महफूज तरीन सर्विस, कुशादा सीट्स, हर सीट के सामने DVD की सहूलत, अपनी पसंद की तिलावत कुरान पाक, नाज शरीफ सुने या अपनी पसंद का ड्रामा और मूवी देखें। पुरलुत्फ सफर ज़की डाइवो बस सर्विस के साथ। ज़की ब्रदर्स के सर्विस टाइम्स: कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 9:30 पर, दूसरा टाइम दोपहर 11 बजे, तीसरा टाइम रात 9:30 पर। कसूर से साहिवाल रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 12 बजे, तीसरा टाइम शाम 4 बजे। कसूर से फैसलाबाद रोजाना 2 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम 1:45 पर दोपहर में। कसूर से सियालकोट रोजाना सुबह 8 बजे। कसूर से मुल्तान सुबह 7 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 2:30 बजे। कसूर से बहावलनगर चिश्तियाँ रोजाना सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे। इसके अलावा लाहौर के लिए हर 10 मिनट बाद सर्विस जारी है। आज ही अपनी एडवांस सीट की बुकिंग करवाएं। फोन नंबर 0300 9465 990। ज़की ब्रदर्स डाइवो बस सर्विस, शहबाज खान रोड, कश्मीर चौक, कसूर। वेलकम बैक नाजरीन। अब ना मेरे जहन में अपना आया है कि अगर मैं जाना चाहूँ, या मेरे जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बजट के इश्यूज होते हैं, उनके पास इतना नहीं पैसा होता, तो इस तरह का कोई स्टूडेंट अगर राशिद साहब आपके पास आए तो उसका एडमिशन आप किस तरह से करते हैं, या उसको क्या काउंसिल करते हैं आप? बहुत शुक्रिया मरियम, दूसरी दफ़ा आपने बड़ा ही टेक्निकल और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, जिस पे आके आप कहते हैं जो फ्यूचर प्लानिंग है वो आके स्टक हो जाती है। आप विजिट किया होगा या नहीं भी किया होगा, या अगर फ्यूचर में आप जाना चाहेंगी तो आप जब भी किसी कंसल्टेंट के पास विजिट करती हैं, आपके पास इतना एक्सपोजर नहीं होता। अगर है तो वेल एंड गुड, वो आपसे इतने सवाल जवाब नहीं करेगा, ठीक है। बात जब बजट की आती है तो हर इंसान के पास इतना पैसा नहीं होता, हर कोई लैंडलॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। लोग देखते हैं हमारी पॉकेट कितनी है, ठीक है, उसके हिसाब से हम बजट किस तरह मैनेज करेंगे। चलिए मैं आज बहुत ही आसान और बहुत ही मुख्तसर से अल्फाज में आपको पूरी दुनिया का समराइज विद इन सेकंड्स करके देता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास बजट नहीं है, अगर आपके पास 10 यानी कि आप कह सकते हैं 1 मिलियन इक्विवेलेंट यानी कि पाकिस्तान की 10 लाख रुपए हैं, तो इसमें आप अपना इटली जा सकती हैं, जिसमें आपको अपने मेडिकल फील्ड में भी, बिजनेस फील्ड में भी, आईटी फील्ड में भी जा सकती हैं, ठीक है। इसमें आपको ऑस्ट्रेलिया भी मैनेज कर सकती हैं, इसमें आप टर्की भी जा सकती हैं, ठीक है। और इसी बजट में आप चाइना में अपनी एमफिल या पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप के लिए जा सकती हैं। चाइना के बारे में तो ये सुना है बहुत कम इनका होता है बजट, जो कहीं भी नहीं जा सकते, चाइना चला जाए, इधर जाके डेफिनेटली देखिए, अगर हायर एजुकेशन, जैसे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि
علم حاصل کرو چاہے تمہیں جی، چین ہی کیوں جی، نہ جانا جی، پڑے. جی. کیونکہ جب ہم اپنے معاشی دیکھتے ہیں جو ہمارے آج تک پھر ہم پروگریس میں جی، ہیں, جی. وہ آج دیکھیں ہمارے سے بعد میں آزاد ہوا کتنا آگے نکل چکا. شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دیکھ لیا تھا کہ ہمارے پاس جو مسلمانوں کے لیے چائنا ایک راہ ہوگا ہمارے لیے. جی جی. تو جن لوگوں کے پاس بجٹ زیادہ ہے, ٹھیک ہے, لائک آپ کہہ سکتے ہیں اگر آپ اس سے ابو جاتے ہیں یعنی کہ 20 لاکھ یا 30 لاکھ تک ہے, ٹھیک ہے, جی جی. اب اس کے لیے آپ کے پاس یورپ میں ہی بڑی اچھی آپشن ہے, جیسے سویڈن میں آپ ٹارگیٹ کر سکتی ہیں. سویڈن کا بجٹ 20 سے 23 لاکھ ہے. فن لینڈ کا آپ 4-5 لاکھ اوپر کر لیں, یعنی کہ 3 ملین میں 30 لاکھ میں ہو جاتا ہے. ہاں, اگر جو کافی سیٹل لوگ ہیں جن کے پاس بجٹ ہے ان کے لیے فردر آپشن آتی ہیں. آپ پھر یو کے, یو ایس سے آسٹریلیا کو چوز کر سکتے ہیں. یہ ہمارا آپ دیکھ رہی ہوں گے یو ایس میں آپ کا بجٹ 3 ملین سے 3.5 ہوتا ہے. آسٹریلیا کی جو نئی پالیسی ہے اس کے اکارڈنگلی آپ کے پاس اس وقت 35 لاکھ تک کا بجٹ ہونا چاہیے. اور یو ایس کے لیے یاد رکھیے گا فل برڈ اسکالرشپ ملتی ہے تو آپ ویسے چلی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, کوئی فنڈنگ ہو جاتی ہے. جو بچے نہیں جا سکتے یو ایس اے کی بہت کچھ ایسی یونیورسٹی ہیں وہ آپ کو آپشن دیتی ہیں. یہ بڑی غور سے بات سننے والی ہے. پاکستانی بھائی جو خصوص ہیں جن کی پروفیشنسی لیول بہت اچھا ہے, خاص طور پہ یو ایس کی بات کر رہا ہوں, ہر بندہ نہیں جا سکتا کیونکہ آپ دیکھا ہوگا ایمبیسی میں جاتے ہیں ریفیوزل آ جاتے ہیں. کچھ یونیورسٹی آفر کرتی ہیں, آپ کی کوالیفیکیشن اچھی ہے اور آپ کا آئلٹس 6.5 نوٹ لیس دین 6 یا 7 بینڈ ہے, آپ صرف ان کی اپلیکیشن فیس دیں, اپنا ایڈمیشن فائل کرتے ہیں. آپ نے ایمبیسی میں جانا ہے, انٹرویو دینا ہے. اگر آپ انٹرویو کلیئر کر لیتی ہیں تو دین یو ایس کی وہ یونیورسٹی کہتے ہیں دین آپ ہمیں فیس پے کرتے ہیں. اچھا, شاید آپ کو یہ نہیں پتا ہو میرے بھائی, کلیئر ہو تو پھر آپ یونیورسٹی کی فیس دے دیجیے, ورنہ آپ نہیں. یہ آپ کسی کو نہیں بات پتا ہوگی. جی نہیں بتاتی مجھے بھی. یعنی کہ میں نے آپ کو سمرائز کرا, اگر آپ کے پاس 10 لاکھ سے لے کے 60 لاکھ تک ہے, اس میں کون کون سی آپ کس طرح جا سکتی ہیں. یعنی کہ 10 لاکھ میں آپ بھی یورپ جا سکتی ہیں, جس کے پاس 1 کروڑ ہے وہ بھی یورپ جا سکتے ہیں. اس طرح آپ اپنے ہر ایک کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو سکتے ہیں, اپنے آپ کو بہتر پریزنٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جس کا میرٹ نہیں بن رہا میڈیکل میں, پاکستان میں نہیں ایڈمیشن ہو رہا میڈیکل میں, تو وہ چائنا چلا جاتا ہے, چائنا جا کے ادھر MBBS کر لیں. اچھا, میں ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. پاکستان میں جو میرٹ کی بات کرتے ہیں نا, جی جی, اس میں آپ کہتے ہیں 90% ہوگا یا یہ ایگزام کلیئر کریں. باہر کی کنٹری میں یہ میرٹ کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. صرف چند ایک کنٹریز یا یونیورسٹیز ہوتے ہیں میرٹ لیتی ہیں. باقی وہ کہتے ہیں آپ نے اگر 65 یا 70% آپ نے کر لیا ہماری انگلش لینگویج کی ریکوائرمنٹ یا آپ جو ہماری فائنینشیل ایکویولنٹ کرتے ہیں, یو آر ویلکم ٹو انرول. یعنی کہ آپ اتنے ہی پرسنٹیج کے ساتھ اپنے پسندیدہ پروگرام کے ساتھ اس پروگرام میں انرول ہو سکتے ہیں. اچھا, یہ باہر کی کنٹری میں ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ آپ 90% پاکستان میں میرٹ کی دوڑ لگی ہوئی ہے. دیکھیں, ہمیں ریسپیکٹ کرنی چاہیے, ہمارے جو بھی ادارے نے بنائے بہتر سمجھتے ہیں ہم. میرٹ اس لیے ہے کہ دیکھیں جب ریشو ٹورڈز میس عوام اور نمبر آف یونیورسٹیز, جی جی, جب عوام اور یونیورسٹیز عدم توازن کا شکار ہوں گی تو سب بچوں کو میڈیکل میں نہیں لے کے جا سکتے, پھر ان کو میرٹ کے تھرو لے کے جائیں گے تاکہ کسی کا حق پامال نہ ہو. ٹھیک ہے, جب آپ کے پاس یونیورسٹیز بہت زیادہ ہوں گی then everyone is welcoming, mean universities are welcoming. ابھی ایرا چینج ہو رہا ہے, پاکستان الحمدللہ on the road of success ہے, ٹیک اے ٹرانزیشن ٹائم ہے, اور ہماری جو اسٹریٹجکلی ہم ایسی پوزیشن میں ہیں کہ ہمیں ٹائم لگے گا. نہیں, میرا ایکچولی یہ پوائنٹ تھا کہ جیسے کہ ادھر نہیں ہو رہا نا ایڈمیشن, تو وہ چائنا میں جا کے ایڈمیشن لے لیتے, اور چائنا سے وہ ڈاکٹر بن کے آ جاتے ہیں. جس بندے کو یہاں پہ کہا گیا کہ یہ نہیں ڈاکٹر بن سکتا, اور پھر وہ چائنا سے ڈاکٹر ایسا نہیں ہے. دیکھیں بیٹے, میں نے آپ کو بھی بتایا ہے, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, اور جو راشد صاحب نے بھی یہ بتایا کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے 60% آف مارکس, جی جی, ٹھیک ہے, پھر وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے, اس کی یہ اہلیت ہے. اگر آپ کو میں ایک بات کہوں معذرت کے ساتھ, پاکستان کی ٹاپ لیول یونیورسٹی ان پاکستان کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج, بٹ چائنا کا ایک نارمل سے نارمل یونیورسٹی بھی کے سے 10-20 ایئرز آگے ہے. اچھا, اگر آپ چائنا وزٹ کریں یو ول گیٹ اسٹانشڈ کہ مین آپ امریکہ سے بھی زیادہ ایڈوانس کنٹری میں آ گئی ہیں. اچھا, you know China is very advanced in all terms of technologies, in all term of civil architecture, engineering, in لسانیات, in everything. لیکن اس کے باوجود بھی چائنا کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کی نہیں اتنی ویلیو. نو ایسا کچھ نہیں. چائنا کے موبائل کی بھی کوئی ویلیو رات کو میں بتا رہا تھا, ابھی میں رات کو آپ کو بتا رہا تھا کہ I was in the meeting, آپ کے گلاب دیوی چیسٹ سرجری کے جو ہیڈ ہے وہ چائنا سے بچہ اسٹوڈنٹ پڑھ کے آیا. ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں
وہ वर्ड हमने अपने कंसीव कर लिया है। आप उस प्रोडक्ट को ना लेना, आप चाइना से अगर मोबाइल आ रहा है तो वो तो आपका इन्वेस्टर लेके आ रहा है ना, वो चाइना को जैसी चीज कहेगा बना देगा। आपको उस चीज का अंदाजा है कि आपका आईफोन चाइना में बनता है जो कि अमेरिका में यूज हो रहा है, आपका सैमसंग चाइना में यूज होता है, आपका दुनिया में जो BYD है जिसे टेस्ला को सबसे बड़ी टक्कर दी है, BYD इज एन इलेक्ट्रिक कार, ठीक है, टेस्ला अमेरिकन कार है, उसको उड़ा के रख दी है उसने। BYD नई एक गाड़ी है वो चाइना में बन रही है, ऐसा कुछ नहीं है, जो आप उनसे कहोगे वो आपको आपके म्यार के मुताबिक बना के दे देंगे। जी। अभी ये मेरा सवाल है कि चाइना से स्टडीज के बाद स्टूडेंट यूरोप जा सकता है अगर पाकिस्तान में अच्छी जॉब नहीं मिल रही तो? अच्छा, चाइना के बाद वो फर्दर। लेकिन अगेन मैं आपको बताऊं, डायरेक्ट जॉब मार्केट बहुत टफ है। जी जी। चाइना के बाद डिग्री के बाद ही नीड अनदर डिग्री फ्रॉम यूरोप, फ्रॉम अमेरिका, फ्रॉम कनाडा। अगेन मीन दिस इज द प्रॉब्लम, डायरेक्ट जॉब भी मिल जाती है बट ही कैन मूव और शी कैन मूव। अगर चाइना से डिग्री ली उसके बाद यूरोप में जॉब के लिए एक और डिग्री की जरूरत है। एग्जैक्टली, मोस्टली ऐसा ही होता है। ओके ठीक। हाफिज साहब, आप कसूर को लीड करें तो आप ये बताएं कि कसूर की अवाम में कितना शऊर पाया है आपने बाहर के मुल्कों में जाने के लिए, कि ये अवाम किस तरह से ले रही है इस अदारे को? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊं कि अगर हम देखें, तजिया करें पंजाब का एजुकेशन के हवाले से, तो कसूर ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो पूरे पंजाब में टॉप ऑफ द लिस्ट है। अच्छा। कसूर जिला जो है, आप देखें कि यहाँ बोर्ड की पोजीशन अक्सर ही स्कूल्स की, कॉलेजेस की आती रहती हैं जी। लेकिन अफसोस वाली बात यह है कि यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है कि हमने आगे मूव कैसे करना है जी, हमने यहाँ से बाहर जाना कैसे है, हायर एजुकेशन के लिए क्या चीजें रिक्वायर हैं और हमें किन किन चीजों की जरूरत है, उसके बारे में यहाँ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के अंदर हमें चाहिए कि हम उसकी काउंसलिंग करें जी। जब हम काउंसलिंग करेंगे तो फिर हमारे स्टूडेंट के अंदर अवेयरनेस ज्यादा होगी। हमने ये काम शुरू किया हुआ है, हम कॉलेजेस में जाते हैं, डॉक्टर साहब भी इसके हम इनका शुक्रगुजार हैं कि ये कसूर की आवाम के लिए आते हैं और हमने कॉलेजेस के अंदर यहाँ पे लेक्चर, अवेयरनेस लेक्चर दिए हैं, काउंसलिंग की है कि आप FSC के बाद कैसे जा सकते हैं। तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि कसूर के अंदर टैलेंट बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स पैदा होते हैं, लेकिन अवेयरनेस नहीं है। मैं उनसे कहूंगा कि वो अपने बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए वो राब्ते में आए और ना जाएं, लेकिन अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमने हायर एजुकेशन के लिए कहाँ कहाँ मूव कर सकते हैं, बच्चों का फ्यूचर कहाँ बेहतर हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। दुनिया बहुत बड़ी है और उसमें अगर वो जाते हैं तो उनका वालिदैन का नाम भी रोशन होगा, कसूर शहर का नाम रोशन होगा और इसी तरीके से बच्चे का फ्यूचर भी बेहतर बनेगा। जी। राशिद साहब, आप कसूर की आवाम को, देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहते हो? जी, कसूर की आवाम को स्पेशल पैगाम है और उसके बाद पूरे पाकिस्तान के लिए वो ये है कि ज़रूरी नहीं कि आपका बच्चा जब तालीम हासिल कर लिया फिर निकले, आपके अपने बच्चे की तालीम ख़त्म होने से पहले ही आप उसके लिए जो हायर एजुकेशन कंसल्टेंट से मुलाकात शुरू कर दें, उनकी कैरियर काउंसलिंग करना शुरू कर दें और साथ साथ आप उनके जो डॉक्यूमेंट बेसिक हैं वो पहले ही तैयार कर लें। जब आप कंसल्टेंट की टेबल पे पहुंचे, उसके सामने फाइल रखें, वो शॉक हो जाए, या इनको तो पहले पता है सिर्फ मैं उसकी फाइल तैयार करना है और बच्चे को विद इन नो टाइम आप डिसाइड करें घंटी बच्चा अपना डॉक्यूमेंट्स दे और बच्चा विद इन टाइम बाहर ट्रैवल कर दे। ओके जी, तैमूर साहब, आप क्या पैगाम देना? फर्स्ट एंड लास्ट इज कि हमारा कसूर में प्लेटफॉर्म स्टार्ट करने का मतलब, हम कसूर शहर के हैं और हम चाहते हैं कि कसूर शहर में DHQ कसूर वाला हाल ना हो कि लाहौर ले जाओ, ठीक है, तो कंसल्टेंट यहाँ पर भी काम कर सके, बच्चा आए उसको ये लगे कि मुझे लाहौर नहीं आना पड़ेगा, मैं यहीं पर रहते हुए पूरी दुनिया में जा सकता हूँ। अच्छा गया है। थैंक यू जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से बच्चे गए अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे आप C49 के प्रोग्राम में आए हैं और इससे इंशाल्लाह कसूर के अवाम को बहुत अवेयरनेस मिलेगी, लोगों को जरूरत भी थी इस चीज की। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता था कि कसूर में ये इस तरह का कोई अदारा है, तो अवेयरनेस देनी चाहिए अवाम को। थैंक्स आपका कि आपने टाइम दिया हमें। इंशाल्लाह आपको दोबारा फिर एक और प्रोग्राम में बुलाएंगे। अवाम के कमेंट्स आते थे हमें, तो उनके जो भी सवाल होंगे उनके फिर जवाब देने के लिए हम आपको इंशाल्लाह बुलाएंगे। नाज़रीन, अब टाइम हमारा खत्म हुआ है, नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।